नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का कल का एक फैसला और आपकी पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 24 अगस्त 2021 का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले सुनवाई के लिए लिए गए हैं, तो उनके ऊपर कल शायद अंतिम फैसला आ सकता है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया जाता है तो किस तरह से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आपको पेंशन में बढ़ोतरी के लिए क्या करना होगा ताकि ईपीएफओ द्वारा आपको आपके उच्च वेतन पर पेंशन का भुगतान हो सके। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आपकी पेंशन जो है वो बढ़ सकती है, कितनी पेंशन बढ़ सकती है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में है। तो जी हाँ, हम सभी को अवगत है कि 17 और 18 अगस्त को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उन मामलों के ऊपर ईपीएफओ के जो अधिवक्ता है, उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो अधिवक्ता है, तो इन दोनों की तरफ से दलीलें दी गई है। ईपीएफओ द्वारा कुछ दलीलें ऐसे दी गई है जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो अधिवक्ता है तो उनको काफी डिफेंडिंग के लिए अपनी दलीलें पेश करनी पड़ी। इसके साथ ही कुछ दलीलें पेश करने के लिए माननीय प्रवीण कोहली जी द्वारा 24 अगस्त 2021 के पहले जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अधिवक्ता है यानी एडवोकेट है, तो उनको महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा कर दी गई है ताकि वो ईपीएफओ द्वारा दी गई दलीलों को काउंटर कर सके। तो यह 24 तारीख का दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला आ सकता है, या फिर इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले जो फैसला दिया गया था तो उस फैसले को बरकरार रखा जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ न्याय किया जाएगा। ईपीएफओ द्वारा बार बार यहाँ पर यह कहकर पेंशन धारकों को उच्च पेंशन से मना किया जा रहा है कि उनसे संबंधित जो मामले हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इन मामलों के ऊपर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। इस वजह से ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन के जो आवेदन है तो वो भी स्वीकार्य नहीं जा रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनकी संख्या देश में लगभग 67 लाख है और वो हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल यह संख्या लगभग 66 लाख थी, उससे पहले 65 लाख थी। बावजूद यहाँ पर इतने सारे पेंशन धारक है और उनको यहाँ पर केवल कुछ ही अमाउंट जो है वो पेंशन के रूप में मिल रही है। जो कर्मचारी पेंशन योजना है उससे यहाँ पर गणना के लिए एक जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो उस फॉर्मूले में जो अधिकतम सैलरी की लिमिट है तो उसे मौजूदा समय में 15,000 रुपये पकड़ा जाता है। पर यह जो 15,000 रुपये है वो यहाँ पर 2014 में की गई थी। उसके बाद 2001 से लेकर 2014 तक यह सैलरी लिमिट 6,500 रुपये थी। ईपीएस 95 पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में की गई और वह 1995 से लेकर 2001 तक जो अधिकतम पेंशनेबल सैलरी का जो गणना की जाती थी तो वो 5,000 रुपये तक की जाती थी। यानी जो कैपिंग लिमिट है तो उसे ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर जो है वो सेट कर दिया गया है कुछ समय के लिए। शुरुआत में इसे 5,000 रुपये रखा गया, उसके बाद इसे 2001 से लेकर 2014 तक 6,500 रुपये रखा गया और 2014 में जब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में संशोधन किया गया तो इसमें कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया और जो पेंशनेबल सैलरी की लिमिट थी तो उसे भी 15,000 रुपये रखा गया। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो कैपिंग लिमिट है तो इसकी वजह से जो मिलने वाली पेंशन है तो वो कम हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी वह सैलरी 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये का जो 8.33% होता है तो वो ज़्यादा होगा। और अभी जो 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है तो उसके हिसाब से अगर 8.33% हम 15,000 रुपये की कैलकुलेट करते हैं तो वो केवल 1,250 रुपये होगा। यानी इस कैपिंग लिमिट की वजह से क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है तो उसे जो है वो ज़्यादा भी रही तो केवल 15,000 रुपये ही कंसिडर किया जाता है। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत जो पेंशन की गणना की जाती है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसमें यह है कि आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है जो कि कैपिंग लिमिट के हिसाब से जो है वो पकड़ी जाती है। आपने किस पीरियड में आपकी सर्विस की है तो उस पीरियड का जो कैपिंग लिमिट है यानी
2001 तक 1000 रुपये था, 2001 से लेकर 2014 तक 6500 रुपये और उसके बाद यानी 2014 के बाद यह लिमिट 15,000 रुपये अभी तक है। इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, यह मौजूदा समय में 15,000 रुपये है। अब आपकी जो सर्विस है तो वो इन जोन में अगर आकर गुजरती है तो आपको उस जोन के हिसाब से पेंशन की गणना के लिए जो कैपिंग लिमिट है तो वो कंसिडर करके आपकी पेंशन की गणना की जाएगी। फॉर्मूला सेम रहेगा पर आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है तो वो बदलती रहेगी। यानी अगर आपकी सर्विस 2001 तक की है या उससे पहले की है तो 2001 तक आपके जितने भी साल हो गए तो आपकी जो अधिकतम पेंशनेबल सैलरी थी तो वो इस हिसाब से यानी 2001 तक जो कैपिंग लिमिट लगाई रखी गई थी तो उसके हिसाब से गणना की जाएगी। 2001 से लेकर अगर आपकी सर्विस 2014 तक है तो आपकी जो कैपिंग लिमिट है वो 6500 रुपये की है तो उसके हिसाब से ही आपकी पेंशन की गणना में पेंशनेबल सैलरी को कंसिडर किया जाएगा। यानी जिस जोन में आपने आपका काम किया है तो पेंशन की गणना के लिए जो पेंशन का कैपिंग लिमिट है तो उसे कंसिडर किया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपकी पेंशन की गणना होगी। और यहाँ पर आपको जो अभी अगर मान लीजिए 15,000 रुपये के जो कैपिंग लिमिट है उसे कंसिडर करके आपकी पेंशन की गणना की जाती है। यानी आपने 35 साल काम किया और आपकी जो अधिकतम पेंशनेबल सैलरी वो 15,000 रुपये है जो मौजूदा समय में है और आपने जो है वो यहाँ पर 35 साल तक काम किया। यानी पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 35 ईयर्स डिवाइडेड बाय 70 तो इसके हिसाब से जो आपकी पेंशन बनेगी तो वो 7,500 रुपये तक हो जाएगी। तो पेंशन की गणना के लिए डिटेल जो फॉर्मूला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे के रखा है। तो वो लिंक यूज करके आप आपकी पेंशन की गणना आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है आपकी जो सर्विस का पीरियड है तो उसे जो है वो कंसिडर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मौजूदा समय में जो ईपीएफओ द्वारा रूल सेट किए गए हैं तो उसके हिसाब से आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है उसे कंसिडर करके कितनी पेंशन बनती है तो वो हमने जाना। अभी हम जानते हैं कि अगर उच्च पेंशन को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया जाता है तो किस तरह से आपकी पेंशन की कैलकुलेशन होगी और आपको जो है वो कई गुना पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो जी मान लीजिए आपकी जो रिटायरमेंट के वक्त सैलरी है वो 15,000 रुपये ना होकर 50,000 रुपये है और आपकी जो सर्विस है तो वो 35 साल की है। यानी रिटायरमेंट के वक्त आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, आपने 35 साल तक काम किया है। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर आपकी पेंशन को कैलकुलेट करें तो जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में अधिकतम पेंशनेबल सैलरी को कंसिडर किया जाता है तो 15,000 रुपये की जगह पर 50,000 रुपये कंसिडर होगी। यानी आपकी जो पेंशन है तो वो अभी 25,000 रुपये हो जाएगी। तो जी आपकी जो सर्विस है तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी पर आपको यहाँ पर जो मौजूदा समय में पेंशन मिलती है तो उसके मुकाबले कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो इसके लिए जो डिटेल फार्मूलाज है तो उनका लिंक मैंने वीडियो में दे के रखा है। साथ में एक एक्सेल शीट भी है जिसे यूज़ करके आप आपकी जो पेंशन की गणना है वो कर सकते हैं। उच्च पेंशन पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना आपको पेंशन का लाभ मिलेगा तो उस कैलकुलेशन शीट का इस्तेमाल करके आप आसानी से आपकी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको जो मिलने वाली पेंशन है तो उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी को पूरी करनी होगी। तो जी हाँ, मौजूदा समय में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनके द्वारा जो ईपीएफओ द्वारा बेसिक एलिजिबिलिटी सेट की गई है तो उसे जो है वो पूरा कर लिया गया है, यानी उनको पेंशन मिल रही है। पर उच्च पेंशन पाने के लिए आपको और क्या करना होगा। तो जी सभी को अवगत है कि उच्च पेंशन पाने के लिए आपको जब आप सर्विस में हो तब आपकी जो ईपीएस योजना है तो उसमें आपकी पूरी सैलरी के हिसाब से योगदान देना होता है। यानी जो कैपिंग लिमिट है तो उसके हिसाब से ना देकर जो कि आपकी पूरी सैलरी है, यानी कैपिंग लिमिट अगर 5,000 रुपये है और आपको मिलने वाली सैलरी 6,000 रुपये है तो आपको जो कैपिंग लिमिट है 5,000 रुपये तो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। आपकी जो पूरी सैलरी है तो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना है। अब ये जो कैपिंग लिमिट है तो जो भी जोन के हिसाब से रहेगी, यानी 5,000 रुपये हो या फिर 6,500 या फिर 15,000 रुपये, तो इसमें इसका कोई लेना देना नहीं। आपकी अधिकतम सैलरी जितनी है उतनी का 8.33% आपको आपकी पेंशन की जो कंट्रीब्यूशन है तो उसमें देना होगा। यानी जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उन्होंने उनका पीएफ विड्रॉल कर लिया है तो ऐसी केस में ईपीएफओ द्वारा उनको बताया जाएगा कि उनकी
उच्च पेंशन पाने के लिए उनको कितना एरियर पे करना है। अब यह एरियर यानी ईपीएस पेंशन योजना में जो आपकी कैपिंग लिमिट थी उसके ऊपर अगर आपकी सैलरी होती है तो वो जो डिफरेंस बनेगा तो उस डिफरेंस का 8.33% आपको ईपीएफ में जमा करना होगा। अब आपकी बहुत सारे जो साल है तो वो पीछे हो गए हैं। अब आपको इस जो आपका ये जो एरियर है तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी रहेगा। तो यानी जो आपका एरियर है और जो इंटरेस्ट है जिसे ईपीएफओ द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको उच्च पेंशन पाने के लिए पहले इतना एरियर जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद आपको उच्च पेंशन मिलेगी। उसके बाद आपकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट की जांच भी की जाएगी। जॉइंट डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन था तो उसका यहाँ पर दिया है, अगर नहीं दिया है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। इस जॉइंट डिक्लेरेशन में यह रहता है कि आपको ये जो ईपीएस 95 पेंशन योजना है तो उस योजना में आपकी जो कैपिंग लिमिट है तो उस कैपिंग लिमिट को हटाकर आपकी जो पूरी सैलरी है तो उसके हिसाब से जो है वो पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया जाए, ना कि किसी भी कैपिंग लिमिट पर। यानी आपकी तरफ से ईपीएफओ को अप्रूवल दिया जाता है कि आप उनके पूरी सैलरी के हिसाब से ईपीएस 95 योजना में कंट्रीब्यूशन जमा करें। और जी हाँ, यहाँ पर ऐसा होता है तो आपको उच्च पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके द्वारा ये जो एरियर है वो नहीं दिया जाता है तो आपको जो है वो उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी ईपीएस 95 पेंशन योजना यह कहती है कि पहले आपको आपकी पूरी सैलरी के हिसाब से जो ईपीएस 95 पेंशन योजना है तो उसमें सर्विस के दौरान जो है वो 8.33% योगदान देना होगा। और जिन कर्मचारियों ने यह योगदान सर्विस के दौरान नहीं दिया है और वो चाहते हैं कि उनको उच्च पेंशन का लाभ मिले तो पहले उनको यह एरियर जमा करवाने होंगे, उसके बाद आपको उच्च पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो सकेगा। अन्यथा मौजूदा समय में जो आपकी पेंशन है तो वही बरकरार रहेगी, आपकी पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। अब मौजूदा समय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो रिटायर्ड नहीं हुए हैं तो वो ईपीएफओ में इस फैसले के बाद जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, क्या वो भी इसके लिए एलिजिबल है, क्या वो भी जॉइंट ऑप्शन का एक फॉर्म दे सकते हैं जिसमें ईपीएफओ को अप्रूवल रहेगा कि वो जो कर्मचारी है जो आवेदन कर रहा है उसकी सैलरी से 8.33% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएस योजना में ट्रांसफर करे। यानी आपका जो ट्रांसफर है वो हो जाएगा और जब आप रिटायर्ड होगे तो आपको आपकी पूरी सैलरी के हिसाब से अधिकतम पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ, यह थोड़ी जानकारी है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाकर विस्तार से समझा सकते हैं, पर यहाँ पर ये सारे इस वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम यह दिखाते हैं तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह जो अभी मैंने आपको बातें बताई वो आपको एग्जाम्पल के साथ चाहिए, किस तरह से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, कितना आपको योगदान जो है वो देना पड़ेगा, कितना एरियर्स आपका बन सकता है, तो ये सारे जो कैलकुलेशन है तो वो हम यहाँ पर एक्सेल शीट में कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी हम ये कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर के सहारे कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा जो मानदंड यहाँ पर सेट किए गए हैं तो वही यूज़ करेंगे हम, और उसके लिए जो भी आपका एरियर बनेगा, जो भी आपकी पेंशन बनेगी तो वो हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बता सकते हैं। तो जी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 अगस्त 2021 के दिन क्या फैसला दिया जाता है तो इस फैसले के ऊपर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ हमारी भी निगाहें लगी हुई है। जो भी फैसला आएगा तो उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, और यह जो हमने अभी आपको जानकारी दी तो उसे हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट करें तो उसके लिए वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर आपकी जो कमेंट है वो जरूर करिए ताकि हम आपके लिए यह जानकारी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ जो है वो प्रेजेंट कर सके। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आएगा तो उस अपडेट के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और आप सभी को मेरा नमस्कार।